नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपन जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं और उसी के अनुसार अभी डेली वीडियो आ रहे हैं। और उसी क्रम में कल आपको एनटीपीसी का जो 9 मई को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन मिला था और उसकी पीडीएफ भी आपको मिल गई होगी। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने का फ़ायदा ये है कि आपको जीके के, जीएस के, कंप्यूटर के, साइंस के, इन सभी के आपको क्या पेपर मिल जाएंगे। और अगर आप जीडीसी की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप जो एनटीपीसी के पेपर है वो ज़रूर देख के जाएँ और उनको सॉल्यूशन करके जाएँ। तो ये आपके लिए बेस है। उसी श्रृंखला में आज अपन हल करने जा रहे हैं कि एनटीपीसी का जो 9 मई को इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन आप आज अपन करेंगे। ये भी लेवल 6 का पेपर है। देखिए दोस्तों, आप जितना मतलब ऊपर के स्टैंडर्ड में करोगे तो नीचे के स्टैंडर्ड में आपको किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पे नहीं आएगी। तो उसी को क्रम में मैं ध्यान रखते हुए और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आप सब्सक्राइबर गेन करवाने का काम करिए और मैं आपको जीडीसी की तैयारी करवाने का काम करूँगा। अच्छा, आपको सपोर्ट दूंगा जीडीसी की तैयारी कराने के लिए कि आपको दूसरी चीज़ें क्या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ का तो आपको कंप्लीट होगा और उसके अलावा जीएस और साइंस का मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा मटेरियल जीडीसी के अनुसार। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरा वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और आपके दोस्तों के साथ में शेयर करके सब्सक्राइबर को बढ़वाएंगे ताकि मैं भी मोटिवेशन प्राप्त करके और आपके लिए और भी अच्छा कर सकूँ। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट के बाद में 403.20 रुपये में बेचता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का क्या होता, लाभ होता। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या मान के चलते हैं, 100 रुपये उसका अंकित मूल्य मान लिया। कितना मान लिया, मैंने 100 रुपये मान लिया। अब 16% छूट दे दी तो कितने में हो गया, 64 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे, 64 हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको देखो एक ओनली इसको मैं, अगर आप ध्यान से देखिए इसको ओनली एक लाइन में लिखूंगा और उसमें एक कैलकुलेशन करके आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, अंकित मूल्य मानो 100% था, उसने 16% छूट दे दी तो कितना बच गया, 100 में से छोड़ा गया था 84। तो एक ही नियम रूल फॉलो कर लो। एक नियम का 84 का मान कितना दिया हुआ है, 16% छूट देने के बाद इतने में बेचा उसने, तो मतलब 16% छूट देने के बाद 84% बेचा, 84% की वैल्यू दी हुई है मेरे को, कितनी दी हुई है, 403.20 दी हुई है। ठीक है, तो मेरे को अंकित मूल्य निकाल लिया मैंने, अंकित निकाल लिया। अंकित मूल्य 100 माना था, उसमें 16% छूट दी थी तो 84 विक्रय मूल्य आ गया था ये। और इसका मान मेरे को दिया 403.20 दिया हुआ है, तो 100 का मान जो अंकित मूल्य निकाल लिया। अभी ये बोल रहा है यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर, अब ये क्या है, 28% का लाभ। अगर ये इस पे बेचता ना अंकित मूल्य पर तो उसको क्या मिलता, 28% का लाभ मिलता। तो कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, 28 का लाभ मिलेगा तो 128 हो जाएगी टोटली। तो ये जो मान प्राप्त हो, कौन सा, ये वाला जो मान प्राप्त है, किसका प्राप्त होगा मेरे को, 128 का। और ना काटूंगा किसका, मैं 100 का ज्ञात करूँगा। किसका ज्ञात करूँगा, 100 का ज्ञात करूँगा। देखो यहाँ पे एक नियम रूल लगा दिया। तो मैं आपको शुरुआत में बताया था एक नियम ऐसा नियम है कि आपको अंकगणित हो या आपके एडवांस हो, कोई सी गणित, तो आपको हर जगह ये काम आएगा। अब देखो यहाँ से जैसे जो 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 कट रहा है उसको काट देंगे अपन भाई, जो जो चीज़ कट रही है ना यहाँ पे उसको क्या कर देंगे अपन, यहाँ पे काट देंगे। तो देखो यहाँ से मैं काटूँ किसको, इसको 4 से 81 को 21 पर कट गया, 4 1 0 0 0 और 80 मिल गए यहाँ पे। ठीक है, ये दो जीरो थी, ये जीरो इससे कैंसिल हो गई दशमलव से, तो ये पूरा कट गया। 1000 मतलब 10,000 मेरे को क्या मिल गया यहाँ पे, 80 मिल गया। कितना मिल गया, 10,000 यहाँ पे 80 मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो यहाँ से फिर काटूंगा इससे, ये कितना है, 128 है ना, ये तो 128 है ये। तो इसको जैसे मैं काटूंगा 4 से तो कितने पर कट गया, ये कट जाएगा 25 और ये 20। ठीक है, यानी 2520 बार, और ये कट जाएगा कितने बार, 32 बार। अब मैं इसे 21 को काटूंगा इससे, तो 21 से कम 21 बच गए 4 और कितना 42, 120 बार कट गया। ठीक है, 120 बार। अभी देखो यहाँ से 2 जीरो यहाँ बच रही हैं, कितना आ जाएंगे यहाँ पे, 120 और 2 जीरो लगा दो इसके पीछे, 12,000 में भाग किसका दूंगा मैं, 32 का। किसका भाग दूंगा, 32 का। अब जैसे इसमें मैं 32 का भाग दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 375, जो इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको क्या है, देखिए टाइम लगेगा, भले घंटे भर का वीडियो बन जाएगा, पर आपको समझ में आना चाहिए। ये मेरा टारगेट है, इसलिए मैं आराम से धीरे धीरे आपको सोल्यूशन यहाँ पे करवाऊंगा। और देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन रीजनिंग का है, लेकिन मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया। ये बोल रहा है वेंकट की जो वर्षगांठ है 1 जनवरी, जिसकी जो जन्म तिथि है, यानी 1 जनवरी 2012 को जो किस दिन आई थी, रविवार को आई थी। तो ये बोल रहा है अगली वर्षगांठ कौन से दिन को आएगी। देखिए दोस्तों, अगर आपको जो जन्म तिथि की बात है, ये बर्थडे की बात हो रही है, बर्थडे हमेशा अगले साल जो आता है ना, तो ये रविवार की जगह क्या हो जाता है, नॉर्मली सालों में सोमवार हो जाता है उसी तारीख को, यानी एक दिन बढ़ जाता है। एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब एक दिन कैसे बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ने का क्या रीज़न है, तो देखो साल में क्या होता है 365 दिन होते हैं, और सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। तो 7 के बाद 365 मार दूंगा तो 5 पर तो पूरा पूरा गया, बच गया एक, फिर 2 पर गया, तो यहाँ पे क्या बच जाता है 52 सप्ताह और एक दिन आ जाता है, 52 सप्ताह और एक दिन शेष हो जाता है। जो एक दिन शेष है ना, वही अपने यहाँ पे क्या कर देता है, इसको बढ़ा देता है। इसको क्या कर देता है, सोमवार रविवार की जगह यहाँ पे एक दिन बढ़ा कर दिया इसने सोमवार। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, अभी बोल रहा है 2012, देखो जनवरी की बात हो रही है, 2012 क्या है, लीप वर्ष है, क्या है, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 के होते हैं। 366 की फरवरी क्या होती है, 29 दिन की होती है। फरवरी क्या होती है, 29 दिन की, इसलिए यहाँ पे सोमवार नहीं होगी, क्या होगा, एक दिन और जोड़ दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगला बर्थडे किस बार को आएगा, उसका मंगलवार को आएगा। आ गया, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये समझ में आपको आ गया हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे 4750 की धनराशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5.5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। परिपक्वता पर जो देय राशि है 6840 रुपये थी। भुगतान किए गए साधारण ब्याज की जो वार्षिक प्रतिशत की दर है, ये क्या करनी है, अपने को निकालनी है। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दी हुआ है 5.5 साल बाद में जो अपने को राशि मिलेगी, ये भी दी हुई है, दी हुई है ना ये राशि। ये राशि मेरे को दी हुई है, तो मैं क्या करूँगा भाई, जब ये राशि मेरे को यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ पे देखिए सीधा मैं इसका सूत्र लगाऊँ यहाँ पे 6000 जो 840 है ना, ये तो क्या है पूरा टोटल जो उसको 5.5 साल बाद में मिलेगा, उसकी राशि कितनी थी 4750, तो इसमें माइनस कर लो, ब्याज आ जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 902, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2090 मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे को 2090। अब 2090 क्या मिलेगा, ये साधारण ब्याज है, क्या है, साधारण ब्याज है। तो देखो सूत्र आता है साधारण ब्याज यानी 2090 इंटू 100, ठीक है, बटा मूलधन कितना है 4750, और समय कितना दिया हुआ है यहाँ पे अपने को 5.5 साल दिया है, उसको 11/2 लिख सकता हूँ, 11/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 200 हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2, ठीक है। अभी अपन करेंगे यहाँ पे जो कैंसिल करेंगे दूसरे से, अगर कैंसिल हो रहा था तो 11 से मैं इसको कैंसिल करने की कोशिश करूँगा, 11 एकम 11 बच गए 9, 190 बार कैंसिल हो गया, कितने बार हो गया 190 बार हो गया। अब इसको मैं 25 से कर दूँ, इसको 25 से करूँगा तो ये कितने बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 बार, और ये हो जाएगा कितनी बार 8 बार। अब 19 से एक बार को काट दो इसको, ये कट गया, कितना मिल गया मेरे को, वहाँ पे मिल गया कितना 8, दर कितनी थी 8% थी, कितनी थी 8%, ये दर यहाँ पे हो गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलेंगे कि पाइप ए है, किसी टंकी के 50% भाग को 4 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी उसी टंकी को पूर्ण रूप से 12 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में पूर्ण रूप से भर जाएगी। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को ले मैं इसको अलग अलग टाइप से कर सकते हैं, जो शॉर्ट टेस्ट टाइप रहेगी आपके एग्जाम में किस तरीके से करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखो ए है 50% टंकी यानी आधी टंकी, क्या हो रही है, आधी टंकी भर रहा है 4 घंटे में, तो पूरी टंकी कितने में भरेगा 8 घंटे में, पूरी टंकी ये कितने में भरेगा 8 घंटे में भरेगा, और बी उसी टंकी को पूर्ण रूप से 12 घंटे भर रहा है। तो देखो यहाँ मैं क्या करूँगा, ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ है ए अनुपात बी है, अब यहाँ पे 8 अनुपात क्या है 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो 2 अनुपात क्या आ गए 3 आ गए, 2 अनुपात 3। अब 2 अनुपात 3 यहाँ पे जैसे आ गया, अब मैं क्या करूँगा, ये तो आ गया किसका अनुपात, समय का अनुपात आ गया, किसका अनुपात आ गया, ये समय का अनुपात आ गया। अब किसकी बात करेंगे, यहाँ पर क्षमता की बात करेंगे, किसकी, क्षमता की, क्षमता का अनुपात आ जाएगा 3:2 आ जाएगा, क्षमता का जो अनुपात 3:2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बोला दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय पूर्ण रूप से भर जाएगी। अब देखिए दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 2 की क्षमता से, यहाँ आप बी ले लो या ए ले लो, तो ए लेंगे तो 2 की क्षमता से कोई काम कितने देर में, घंटे में हो रहा है 8 घंटे में, 2 की क्षमता से कोई काम 8 घंटे में हो रहा है। ये तो किससे ले रहा हूँ, ए से, मैं ए किससे ले रहा हूँ, ए से ले रहा हूँ, तो देखो दोनों की क्षमता जोड़ दूँ 5, तो 5 की क्षमता से कितना टाइम में होगा, एक्स टाइम में होगा, तो यहाँ मेरे को मिल गया 16, क्या मिल गया यहाँ पे मेरे को
16 मिल रहा है ना, 8 दूनी 16, 16 बटा के 5, सही है ना, ये हो जाएगा 16 बटा के 5 हो जाएगा। ये तो भाई समय है, सॉरी समय। अब एक ही ए से करूँगा ना, ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये 2 नहीं आएगा, ये यहाँ पे 2 नहीं आएगा, क्यों आएगा 3 आएगा, क्यों आएगा 3, क्षमता की बात हो रही है, एक की क्षमता से निकालूंगा मैं। तो 8 3 24, कितना मिल रहा है मेरे को, 24 मिल रहा है यहाँ पे। रुकिए 1 मिनट, कितना मिल रहा है यहाँ पे मेरे को, 24 मिल रहा है। 24 बटा 5 कर दूंगा, किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो कितना हो जाएगा, 4 बटा पूरा पूरा गया, और 8 फिर बच जाएगा कितना, 4 बटा 5। तो ये हो जाएगा 4 घंटे और 48 मिनट, किस हो जाएगा, 4 घंटे और 48 मिनट हो जाएगा। ये हो जाएगा, किससे निकाला था अपन ने, ये तो निकाला था ए से। अगर आप बी से निकालेंगे तो बी से जो क्षमता है ना यहाँ पे 3 की जगह क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 इंटू 8 हो जाएगी, 2 इंटू, अब 8 नहीं होगी, देखो यहाँ पे 8 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी 8, भाई यहाँ पे तो ए तो 3 की क्षमता से 8 दिन में कर रहा था, बी है ना कितने दिन में कर रहा है, 12 की क्षमता में, मतलब 2 की क्षमता से कितने दिन में पूरे कर रहा है, 12 दिन में पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 12, वही 24 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे, यानी 5 इंटू एक्स यहाँ पे हो जाएगा। तो वही हो जाएगा एक्स बराबर 24 बटा का 5, कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 24 बटा का यहाँ पे 5 दिया हुआ। तो वही अपने को आंसर, सेम आंसर प्राप्त होगा। मतलब ऐसे करो या बी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, निम्नलिखित व्यंजक को क्या करवा रहा है, सरल करवा रहा है। निम्नलिखित जो व्यंजक है उसको बोल रहा है सरल कीजिए। इसमें अपने को कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, इसमें बॉन्ड मास का रूल यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। देखिए ये बार दिया 36 हो गए, अब 36 है तो इसके लिए देखो मैं क्या करूँगा, जो भाग का चिन्ह दिया हो ना यहाँ पे गुणा का चिन्ह कर दूंगा, 1 बटा, देखो कैसे करूँगा, फिर 4 में गुणा कर दूंगा 1 बटा 15, ठीक है, फिर -34, ठीक है, इंटू कर दूंगा। अब देखिए अब इंटू करूँगा तो यहाँ पे चलो हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा किस में, 1 बटा में, कितना हो जाएगा, पूरा 1 बटा में हो जाएगा, 18 -4। अब देखो ये भाग है ना, तो इसको भी मैं क्या कर दूँ, गुणा में ले लूँगा, भारतीय 36 यानी 1 बटा 36 गुणा ये क्या है, 9 है, ठीक है, ये आ गया 9, और ये हो गया पूरा ब्रैकेट बंद, और इंटू क्या कर दूंगा यहाँ पे 2 कर दूंगा, ठीक है। देखो 9 चौक 36 से कट गया, 1 बटा 17 आ गया, 1 बटा यहाँ पे मिल गया मेरे को 1 बटा 17, कितना मिल गया मेरे को यहाँ पे मिल गया मेरे को 1 बटा 17, यह पूरा क्या है 1 बटा 17 आ गया, 1 बटा 17 आ गया। अभी 1 बटा 17 से 34 को काट दूंगा, 2 बार हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करूँगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 15 से देखो ये कट रहा है क्या, ये देखो 15 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, 5 3 15 और ये हुआ है 19, यानी मेरे को मिल रहा है 19 बटा 3, और यहाँ से 2 गुणा 2 तो ये मिल जाएगा, 2 2 2 4 माइनस का 4 हो जाएगा, तो कितना 4 दिया 12, तो यहाँ पे मिल जाएगा 7 बटा 3 मिल जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 201 बटा 3 के, किसके बराबर होगा, 201 बटा 3 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या और एक शंकु की आधार त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या और एक शंकु के आधार त्रिज्या दोनों क्या 3√2 के बराबर है। यदि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल उस लंबवर्त शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो शंकु की क्या ज्ञात करवा रहा है, ऊंचाई, क्या ज्ञात करवा रहा है, ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ बोल रहा है एक गोले की त्रिज्या और एक शंकु की आधार त्रिज्या दोनों क्या है 3√2 के बराबर है। तो गोले की त्रिज्या क्या है, गोले की त्रिज्या आधार की जो त्रिज्या मतलब ये कोई ऐसा बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, ये इस प्रकार से जैसे ये शंकु हो गया, और ये इसके नीचे क्या बना दिया, गोला बना दिया, क्या बना दिया, ये गोला बना दिया, इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, ठीक है। इसलिए इन दोनों की क्या त्रिज्या यहाँ पे सेम। अब बोला गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 4πr² बराबर लंबवर्त शंकु का क्या होता है, πr l प्लस का r है, ठीक है। देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया 4r² है। अब देखो यहाँ पे अपन बात करें किसकी त्रिज्या की, तो यहाँ पे देखो ये तो ऊंचाई दी हुई है, ये इसकी त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या की r जो दी हुई है ये कितनी दी हुई है, 3√2 दी हुई है, 3√2 दी हुई है। अपन को l पता निकले आएगा इससे, तो अपन फिर ये क्या है h ऊंचाई निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो गई। अभी यहाँ से मैं इसका r का मान रखूँ 3√2, तो 3√2 का क्या कर दूंगा स्क्वायर, 3 जो √2 है इसका जैसे स्क्वायर करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 9 और 3 3 9 और 2 का 18, कितना मिलेगा 18, और 18 तो यहाँ पे 4 इंटू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, बराबर हो गया 3√2 हो जाएगा, 3√2, ठीक है। और यहाँ पे l प्लस का 3√2 यहाँ पे भी अपने को मिल जाएगा। अब देखो 8 चौक तो ये तो क्या हो रहा है, 8 चौक 72, कितने हो रहे हैं यहाँ पे 8 चौक
ये तो मिल रहे हैं अपने को 872 मिल रहे हैं। ये मिल गए अपने को 872 मिल गए। देखो यहाँ पे अपन ने किया था, यहाँ पे 872 मिल गए। यहाँ पे देखो 72 से पहले यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 3 से काट दूंगा इसको। 3 से कितने बार कट गया, 6 बार कट गया। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 × 4 करूँगा तो मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे 24। कितना मिलेगा यहाँ पे 24। तो ये 24 इज इक्वल टू √2L प्लस में 3 और √2 करेगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √2L बराबर 24 - 8 करेंगे तो 24 - 8 करेंगे तो कितना मिल जाएगा अपने को 18। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे 9√2। L बराबर क्या हो जाएगा 9√2। तो देखिए अपने को जब यहाँ पे त्रिज्या पता थी और ये L बराबर क्या मिल गया मेरे को 9√2। तो अब मैं क्या करूँगा 9 जो रूट अब लाल बटा का से 9√2 का क्या करूँगा होल स्क्वायर - 3√2 का होल स्क्वायर करूँगा और इसका क्या कर दूँगा रूट कर दूँगा। तो मेरे को क्या मिल जाएगी ऊंचाई। जो ऊंचाई कितनी मिल रही है यहाँ पे 12 सेमी। क्या हो रही है यहाँ पे 12 सेमी हो रही है। अब देखिए चलते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे x का मान, और यहाँ पे देखो जो x है इसका क्या करूँगा मैं परिमेयकरण कर दूँगा। यहाँ पे तो x बराबर क्या मिल जाएगा मेरे 2 प्लस का, इसको ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो नीचे मिल जाएगा मेरे 4 - 3 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे गुणा करने पे तो ये नीचे से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसके बराबर करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा मेरे को 4 3 7। कितना हो जाएगा 7 प्लस में 4√3 यह मेरे को प्राप्त हो गया x की वैल्यू। अब देखो x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा तो 7 प्लस का 4√3 - 7 का क्या है स्क्वायर है, 7 से 7 कैंसिल होगा 4√3 करूँगा इसका स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे a + b का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 8 अंक की संख्या क्या है, एक 8 अंक की संख्या है वो 15 से विभाज्य है। देखिए दोस्तों जब कोई भी संख्या 15 से विभाज्य होगी तो वो 5 से और वह 3 से भी क्या होगी भाज्य होगी। अब 5 से 3 से भाज्य होगी तो देखो 5 का रूल ये है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। और जो 3 का है अंकों का योग क्या है, जो अंकों का योग है वो किससे भाग्य होना चाहिए 3 से भाग होना चाहिए। अंकों का योग है ना वो किससे भाग्य होना चाहिए 3 से। अब देखिए यहाँ पे अंक जोड़ेंगे अपन कितना है 4 + 5 + 2 + 3 + a + 6 प्लस का 0 और प्लस का b। अब देखो यहाँ पे 4 5 9 3 से भाज्य है, फिर इसमें 2 और 3 5 और 6 11 4 5 और 2 4 5 में हो जाता है, 2 और 3 5 और 6 11 हो जाता है। ठीक है तो कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को भाई, जैसे डिवाइडेशन मैं करूँगा यहाँ पे 15 से भाज्य की बात हो रही है तो वो बोल रहा है a + b का अधिकतम मान। क्या बोल रहा है a + b का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अब 15 से भाज्य है तो b का मान या तो क्या होगा, या तो 0 होगा या 5 होगा, दो ही हो सकता है। अब बात क्या आएगी, बात आएगी a के मान की। तो देखो अगर ये मैक्सिमम की बात कर रहा था मैं a का b का मान क्या मानूंगा 5 मानूंगा। a + b का अधिकतम मान ज्ञात करवाना ना, तो a + b का मान में अगर मैं b का मान 0 मान के चलूँगा तो मान मेरे को कम प्राप्त होगा, इसलिए b का मान मैंने 5 मान के चला तो इसमें 5 रख दिया मैंने। मान लो b जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो b दिया हुआ है ना ये, इसकी जगह मैंने 5 रख दिया। अब देखो 4 + 5 9 और 2 11 3 14 14 और 6 20 क्या है 14 और 6 20 और 5 25 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। अब भाई 25 के बाद में 27 आता है जो 3 से विभाज्य है। 25 के बाद में क्या आता है 27 आता है तो 3 से विभाज्य है। अब ये अधिकतम की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है अधिकतम की बात हो रही है। तो अब मैं क्या करूँगा उसके लिए, मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे 25 मिल रहा है। अब 25 में या तो 2 जोड़ के इसको डिवाइडेशन कर लूँ, 2 जोड़ूंगा तो 27 हो जाएगा। फिर अगर मेरे पास में 9 तक जोड़ सकता हूँ, हाइएस्ट मैं कितने तक जोड़ सकता हूँ 9 तक जोड़ सकता हूँ। तो मैंने क्या किया इसमें 8 जोड़ दिए, 25 आ रहा है ना मेरे को। अब इसमें जैसे मैं 8 जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है 33 प्राप्त हो रहा है मेरे को, 33 मिल रहा है। तो 3 से भाज्य और यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे a का मान क्या रख देंगे अपन 8 रख देंगे, और 8 और 5 13। तो a + b कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13। तो आंसर क्या है इसका 13। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जो आवरा है, क्या आवरा a से b तक 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है और b से a तक उसी मार्ग से a से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है। दोनों तरफ यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। तो देखिए दोस्तों औसत चाल का सूत्र है 2 × दोनों चालों का गुणनफल, दोनों चालों का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पे दोनों चाल है
74 और 1 है 111। अब बाकी हो जाए दोनों चालों का योगफल यानी 74 प्लस का 111। ठीक है, अभी इसको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरे को जो सोल्व करने पे यहाँ हो रही है, कितना हो रहा है सोल्व करने भाई, 164 28 कितना आ रहा है, 164 28 प्राप्त हो रहा है। चल जा यार 16,428 कितना आ रहा है, 16,428 आ रहा है, 16,428 आ रहा है। इसमें बाद किसको देना है मेरे को, 185 का। किसका 185 के बाद देना है, तो 185 के बाद दूंगा तो 88 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसका आंसर 88.8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि माध्यिका 6। अब देखिए दोस्तों, माध्यिका के लिए अपन को क्या आरोही क्रम में जमाना पड़ रहा है, यानी आरोही क्रम में सबसे पहले जो दिए हुए जो मान है उनको अपन क्या करेंगे, आरोही क्रम में जमाएंगे। अब आरोही क्रम में देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए क्या है, सबसे बड़ा है, तो ए। अब यहाँ से सबसे छोटा कौन सा मान है, a/4 क्या है, a/4 सबसे छोटा है। फिर उसके बाद में a/2 है, उसके बाद में a/2 उससे बड़ा है, फिर 3a/5 उससे बड़ा है, और उसके बाद में 2a/3 उससे बड़ा है, और अंतिम रूप से क्या बड़ा है, सबसे बड़ा a है। ठीक है, अब देखो माध्यिका निकालने के लिए यहाँ से 2 लूँगा, यहाँ से 2 लूँगा माध्यिका निकालने के, तो मिड वाला निकल के आएगा क्या है, 3a/5। तो 3a/5 है, इसका बराबर क्या है, 6 के बराबर है। तो 3 से काट दूँ 2, तो a का मान कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 10, और a का मान ये ज्ञात करवा रहा है, तो ये सीधा सा आंसर था। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब माध्यिका निकालते हैं उसमें उसके लिए जो दिए हुए आंकड़े हैं उनको क्या करते हैं, आरोही क्रम में पहले सेट करते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, बढ़ते हुए क्रम में सेट किया है। ठीक है, उसके बाद में जो बीच का जो मान आया, अगर यहाँ पे 2 अंक समान होते हैं, मान लो सम होती है संख्या, यहाँ तो 5 ही अंक है, अगर ये 5 अंक है इसलिए मैंने 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, तो बीच वाला ले लिया। अगर मान लो सम होता ना, तो फिर जो अंदर वाले बीच वाले जो 2 हैं, 2 मान उनको क्या कर देता, प्लस कर देता, 2 को उसमें बाहर देता, तो क्या प्राप्त हो जाए मेरे को, माध्यिका मिल जाती। अब देखो यहाँ पे है रीजनिंग के क्वेश्चन है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी हुई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या है दिया, अब मैं देखो जिस हिसाब से मैं मेरा अनुसार से क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ABC का सेट दिया हुआ है, क्या है, ABC का सेट दिया, तो मैं सबसे पहले ABC का सेट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, ABC का मैं सेट बनाऊंगा सबसे पहले। तो देखो अब ABC का सेट बनाएंगे साहब, तो यहाँ पे तो BCA दिया हुआ ना, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं भाई, यहाँ पे मेरे को BCA दिया, तो मेरे को सबसे पहले सेट बनाना है ABC का। तो B के पहले क्या है, A है, तो मैं यहाँ पे A लिख दूंगा। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे A लिख दिया, पहले क्या लिख दिया, A आ गया। अब डबल A BCA होगा, अब देखो डबल A हो गया, तो यहाँ पे डबल A आना चाहिए, तो फिर क्या आ जाएगा, फिर एक A आ जाएगा इसके बाद में, फिर इसके बाद B आ जाएगा, C आ जाएगा। तो 2 थे ना यहाँ पे, 2 एक साथ में आ गए, ये एक साथ में आ गया। ठीक है, ये पहले में तो क्या आ गया, ये पहले में आ गया, A आ गया पहले वाले में जो यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद 2 ये है, कौन सी ये वाला, इनकी जगह क्या आ गया, A भी आ गया। अब बाद में आए जो CA, अब बोले A आएगा, फिर यहाँ पे डबल A आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, फिर B, फिर यहाँ पे C आ जाएगा, और फिर डबल A के चक्कर में यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मेरे को क्या मिल जाएगा, A, अब देखो ये कौन से ऑप्शन में, डबल A, C है यहाँ पे चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन तो इस प्रकार का है, इसी क्वेश्चन में क्या आंसर छिपा हुआ है, पर अपने में क्या होना चाहिए, उसके लिए आंसर निकालने के लिए कला होनी चाहिए। अब देखो दिए गए भिन्नों में से कौन सी भिन्न 1/2 से कम है। अब देखो 1/2 से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, अगर यहाँ पे जो हर है, क्या है, जो हर है वो अगर हंस जो दिया हुआ है उसके दुगने से अगर ज़्यादा है, क्या है, दुगने से ज़्यादा है, तो भिन्न कम होगी। अगर अंश जो है उससे हर क्या है, दुगने से ज़्यादा है, तो जैसे यहाँ पे 1/2 है, अगर यहाँ पे मान लो 3 मान लिया अपन ने, क्या मान लिया, 1/3 मान लिया, तो वो भिन्न क्या हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी। क्यों, देखिए 1/2 का मान अपन निकाला तो कितना निकला, 0.5, और 1/3 का निकालेंगे तो 0.66 निकलता है, तो जो 0.5 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो बात करें कौन सी भी 1/2 से कम है। अब 1/2 से कम होने के लिए इसका जो हर है ना वो इसके दुगने से कम होना चाहिए। तो देखो जो हर है कम है ना, इसका मतलब क्या है, इसके दुगने से ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसके दुगने से ज़्यादा होना चाहिए। देखो ज़्यादा, अगर मान लो हर है उसके दुगने से ज़्यादा हुई,
उसके दुगने से ज़्यादा होना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको लॉजिक भी पता नहीं होता ना, तो क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन से देखो, यहाँ पे जो 8 है और ये 15 है, ये 16 से क्या है, एक कम है, यानी इसके दो दुगना है। क्या है, 16 क्या है, 8 का दुगना था, दुगने से कम है। यहाँ पे तो 11 का 22 है, यहाँ भी दुगने से क्या है, कम है, यहाँ भी दुगने से कम है ये। और यहाँ पे जो 5 दूनी का 10, तो यहाँ भी दुगने से कम है, ये भी दुगने से कम है, ये भी दुगने से कम है, ये भी दुगने से। बचा कौन सा, ये ऑप्शन। अब ये 15 दूना 30 और 30 से क्या है, एक ज़्यादा है, तो इसलिए 1/2 से क्या है, ये कम ही होगा। क्या होगा, 1/2 से। अब अपन वैसे भी लॉजिकली कर सकते हैं कि 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, और ये चौथा ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है, ये क्या है, सबसे अलग है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 34 नंबर का। यहाँ पे दिया है, एक विद्यालय में कक्षाओं 5, 6 और 7 में क्रमशः 360, 520 और 280 छात्र हैं। इन छात्रों को एक यात्रा पर ले जाने के लिए बसों को क्या किराए पर लेना है। यदि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक बस में एक ही कक्षा के छात्र हो, तो प्रत्येक बस में बैठ सकने वाले छात्रों की अधिकतम। अब देखो अधिकतम की बात आ जाती है, तो मैंने आपको जब एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया था, उस टाइम पे आपको बताया था कि जब ये अधिकतम की बात आ जाती है ना, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे अपन, में से। क्या निकालेंगे, यहाँ पे में से निकालेंगे। और जब न्यूनतम की बात आ जाती है, तो वहाँ पे निकालेंगे ले से। तो मेरे को दिए हुए 360, 520 और 280 का क्या निकालना है, मेरे को में से निकालना है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 360 है, इसका भाग होगा किसमें, 520 में, सीधा भाग विधि से निकाल लूँगा। 360 एक बार गया, ठीक है, और बच गए कितने यहाँ पे, 180, सॉरी 160 बचेंगे। फिर इसमें भाग दूंगा 360 में, किसमें, 360 में। भाग विधि कैसे निकालता है भाई, उसमें 360 में भाग दूंगा, तो 300 कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 320 आ जाएगा, तो 40 बच जाएगा। फिर 40 का भाग में किसमें दूंगा, 160 में, तो पूरा पूरा जा रहा है। तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या है, 40। अब 40 बच गया। अब 360 और 2 520 तो मैंने यहाँ पे काम ले ली, 2 संख्या, तो अब बच गई 280। 280 के 40 में भाग दूंगा, 40 का भाग दूंगा 280 में, तो 280 में जा रहा है 40 का भाग, तो इसका मतलब ये 40 है एलसीएम होगा। तो प्रत्येक बस में जो बैठ सकने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या होगी क्या होगी, 40 होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। रेणु ने प्राप्तांक जो गलती से, रेणु की जो प्राप्तांक गलती से 9 के स्थान पर क्या हो गए, 99 हो गए। अब कितने बढ़ गए साहब, 90 बढ़े गलती से। इस गलती के कारण जो कक्षा की औसत प्राप्तांक है, वो वास्तविक औसत से कितना हो गया, 2.25 हो गया। अब देखो टोटल नंबर कितने बढ़े थे, 90 बढ़े थे। अब मैं क्या करूँगा, वो औसत कितना हो गया, 2.25 अधिक हो गया, तो ये 2.25 है। इसका इसमें बाद दूँ, 10 हटाने के लिए 2 जीरो मैंने ऊपर लगा दी, और ये हो जाएगा कितना, 25 से इसमें भाग दूँगा, 9 बढ़ जाएगा 25 से, तो 9 का भाग दूँगा ना इसमें, इसका किसका, इसमें भाग दूँगा 9 का। तो देखो ऊपर से 9 एकम 9 जाएगा, तो ऊपर तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ऊपर तो मेरे को मिल जाएगा 1000, और नीचे क्या मिल जाएगा मेरे को, 25 मिल जाएगा। अब 25 का फिर 1000 में भाग दूँगा, तो कितने पर जाएगा, 40 पर जाएगा। तो मेरे को क्या आंसर प्राप्त होगा यहाँ पे, 40। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, 40 थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, 36 सेमी 16 सेमी चौड़ी एक आयताकार धातु की शीट से 6 सेमी 4 सेमी और 2 सेमी त्रिज्या वाले 3 वर्गाकार प्लेटें काट कर निकाली जाती हैं। यदि धातु की शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की क्या होगी, लंबाई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आयताकार जो प्लेट है वो उससे क्या धातु की शीटें काट रहा है, ये काट रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, भाई ये जो काट रहा है तो अपन इससे रुकेगा थोड़ी, भाई काटेगा। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया, भाई काट रहा है, तो अपन आप लोग मानना पड़ेगा भाई कैसे काट रहा है, क्या करना है। तो देखिए अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, जब ये काट ही रहा था भाई काटने दे। अब जब ये काटेगा तो यहाँ पे देखो, इसका टोटल जो आयताकार शीट है उसका हो जाए लंबाई इंटू चौड़ाई, उसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। इसमें से माइनस कर दूँ किसको, यहाँ पे जो देखो धातु की शीट है वर्गाकार काट रहा है ना, तो यहाँ पे इसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो देखो 22/7 तो मैंने कॉमन ले लिया जो पाई का है। अब ये हो जाता है स्क्वायर, तो 36 प्लस में ये हो जाएगा 16 और प्लस में ये हो जाएगा 4, तो कितने हो जाएंगे, देखिए दोस्तों ये हो जाएंगे 36 और ये हो जाएगा 56। तो ये 56 7 से कितने बार कट गए, 8 बार, और ये हो जाएगा मतलब कुल मिला के अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे, अपने को ये मिलेगा 576 माइनस का 176, तो यहाँ पे मिल जाएगा 400। अब बोल रहा है यदि धातु की शीट के शेष भाग का जो 400 शेष भाग का क्षेत्रफल 400 है, एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर का क्षेत्रफल होता है भुजा के स्क्वायर बराबर, भुजा के स्क्वायर। तो देखो ये यहाँ से इसका रूट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, भुजा बराबर मेरे को 20 प्राप्त हो जाएगा। तो ये बोल भी ये रहा है कि उसकी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या है 20 सेमी हो जाएगी प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब देखो यहाँ पे फिर वो आ गया, निम्न व्यंजक को क्या कीजिए, सरल कीजिए। अब सरल करने का वैसे आता दिखता ईजी है, पर उसमें अपने दशमलव का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है। अब देखो लगभग सब ऑप्शन में क्या होते हैं, इसमें सेम होते हैं। तो यहाँ पे 2 अंकों पर दशमलव है तो 1 अंक पे हो जाएगा, 25 का अपने पता है 5 होता है, तो 1 अंक पे लगा दी मैंने, 0.5 हो गया।
ठीक है। अब प्लस में कर दिया मैंने 2। अब देखो यहाँ पे 4 अंकों पर दशमलव, इसके मतलब 2 अंकों पर लगेगी। अब 49 का क्या होता है 7 होता है, 0 7 कर दी, 2 अंकों पर लगा दी, माइनस 0.3 है। अब इसका करूँगा तो इसका भी 0 यहाँ पे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे अपने इनको करेंगे तो यहाँ 0.5 और ये क्या होता है 1.14, तो कितना प्राप्त हो जाए मेरे को? 0.5 प्लस पॉइंट का 14 माइनस 0.09, 0.09। तो देखो यहाँ से 0.14 में से 0.09 का कहा हुआ तो 0.05 बच जाएगा। 0.05 को 0.50 में जोड़ूंगा तो पॉइंट कितना प्राप्त होगा मेरे को? 55 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए किसी वस्तु को 12,300 में खरीदता है, वह 200 रुपये की उसकी भाड़े पर क्या कर देता है? व्यय कर देता है। ठीक है, 200 रुपये उसने व्यय कर दिया, इसके ऊपर इस वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचता है, जो इस वस्तु को 6% लाभ पर सी को बेचता है। सी उस वस्तु पर अपने जो क्रय मूल्य से क्या करता है? 2,915 रुपये अधिक अंकित करता है और किसी ग्राहक को 10% की छूट पर बेचता है। सी द्वारा अर्जित लाभ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। कितना है? काफ़ी बड़ा ही क्वेश्चन है। तो देखो इसके लिए क्या करूँगा मैं, ये इतने में खरीदा 12,300 में 200 रुपये और भाड़े पे व्यय कर रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका? 12,500। इसके लिए क्या वैल्यू हो जाएगी? 12,500 हो जाएगी। अब वो 10% लाभ पे बेच रहा था, 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 110 हो गया। ठीक है। अब बी को बेचता है, अब बी क्या करता है? 6% लाभ पे, मतलब 106 पे, 106% लाभ पे उसने किसको बेच दिया? सी को बेच दिया। सी को बेच दिया। अब जो ये वैल्यू प्राप्त हुई इसमें क्या कर रहा है? ये 2,915 भी इसमें ऐड कर रहा है। 2,915 इसमें ऐड कर दिया। अब 2,915 इसमें ऐड कर दिया, इसका फिर क्या बोल रहा है? किसी ग्राहक को 10% की छूट दे दी, यानी इसका 90% मेरे को निकालना है। 90% मेरे को यहाँ पे निकालना है। अब जो वैल्यू मेरे को प्राप्त होगी, ठीक है, उसको अपन आगे देखेंगे। देख क्या किस तरीके से इसको करें अभी। तो देखिए यहाँ से जो वैल्यू कट रही है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई साहब, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। यहाँ पे 25 से कितने बार कट गया? 5 बार कट गया। ये हो गया 25 से कितने बार? 4 बार। कितने बार हो गया? ये 4 बार हो गया। ठीक है। अब 4 से देखो और भी कट रही है संख्या, और 4 से काटेंगे ना, 2 से देखो 2 बार कट गया, ये 53 हो गया, और ये कट होगा तो मैं 55 हो गया। 55 × 5 × 53। तो देखिए 55 × 5 कर रहे हैं अपन, तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे 25 5 2 275 × 53, 275 × 53 जो मेरे को मिलेगा। तो क्या कितना मिलेगा? 275 × 53 करूँगा तो इसको तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मेरे को मिलेगा 275 × 53 करने पे मेरे को मिलेगा 14,575। कितना मिलेगा? 14,575। इसमें क्या मेरे को 2915 जोड़ना है, तो 2915 यहाँ पे जोड़ दिया मैंने। तो फिर मेरे को मिलेगा 2915 जोड़ने में कितना मिलेगा? 17,490। कितना मिलेगा? 17,490। अब देखो इसका पूरा जो ये जो अपन लिया था ब्रैकेट से 17,490 क्या वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसका क्या निकालना मेरे को? 90% निकालना। अब जैसे मैं इसका 90% निकालूंगा, क्या निकालूंगा? इसका 90% निकालूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को? 15,000। कितना मिलेगा? 15,000 सुनाई दे रहा है ना आपको? 15,741 मिलेगा। 15,741 में इसने बेचा उसको, तो 15,741 में उसने बेचा है। और देखिए खरीदी उसकी कितनी थी भाई उसकी जो खरीद थी ना 14,575 की थी। कितनी थी? 14,575 की उसकी थी। तो कितना प्राप्त हो? 1166। इसका अंतर मिल जाएगा। तो इसका लाभ कितना हो जाएगा? 1166 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। आप यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से, धनात्मक संख्या x मान लो उसका वर्ग उस संख्या के 5 गुने से क्या है? 6 अधिक है, बराबर 6। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 5x माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पे एक मान मिलेगा मेरे को x माइनस का 6 और x प्लस का 1 यहाँ पे मिलेगा, बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी यहाँ पे? 6 और -1। तो -1 तो ले नहीं सकते, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। यहाँ पे धनात्मक संख्या दी हुई है ना इसमें, इसलिए x की वैल्यू माइनस नहीं ले सकते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष और 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की जो गणना है मतलब 1 साल और 4 महीना, यानी कुल मिला के कितना? 16 माह। कितना है? 16 माह। उसने 16 माह उसको क्या किया? निवेशित किया। अब ब्याज जो गणना का 8 महीने के हिसाब से कर रहा है,
तो हो जाएगी 2 टाइम हो जाएगी, 16 महीने में 2 टाइम हो जाएगी। यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 3816 है, तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। बोले देखिए दोस्तों, जब 12 महीने का 18% ये ले रहा है, तो 8 महीने कितना लेगा, जो 4 दूनी का 8 और 4 तिया 12, 3 से काट दो 6 बार, यानी 12% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12% हो जाएगा 8 महीने का। अब 2 बार हो रहा है, तो 12 प्लस का 12 इंटू 12 गुणा 12/100 करूँगा मैं, तो यहाँ पे मेरे को 12 दूना 24 और 1 25, यानी 25 अनुपात क्या हो जाएगा 44। ठीक है, 25 अनुपात का यहाँ पे 44 हो जाएगा। मतलब जो मेरे को ब्याज प्राप्त होगा, जो मूलधन उसका 25.44%, कितना प्राप्त होगा 25.44% यहाँ पे प्राप्त होगा। तो देखो 25 पॉइंट, अब वही एक के नियम पे आ जाते हैं अपन। भाई अपन तो निकाल लिया ना, अभी आएंगे किस पे, एक के नियम पे। तो देखो 25, यहाँ इसको मिटा देता हूँ मैं, 1 मिनट। अभी देखो 25.44%, इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है 3816, कितनी दी हुई है 4816, और 100 की वैल्यू निकालूँ 1098, 2 जीरो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, 2 जीरो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। और अभी जैसे इसको मैं डिवाइडेशन करूँगा, क्या करूँगा इसका मैं यहाँ पे डिवाइडेशन करूँगा ना, तो मेरे को आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा 15,000 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर क्या है इसका 15,000 है। देखिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। अगर दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप मेरे को अप्रिशिएट कीजिए और कमेंट भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए दोस्तों। अगर जब तक मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे तो मेरे को इम्प्रूवमेंट मिलता रहेगा और मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे काम करता रहूँगा, ताकि आपकी जीडीसी की तैयारी क्या हो जाए, सुनिश्चित हो जाए। अभी जो ध्यान है पूरा किस पे दिया हुआ है, जीडीसी पे, जो आपके लिए स्पेशली, नहीं तो मेरे को मैथ के चैप्टर स्टार्ट करने थे, जीडीसी के लिए मैं एनटीपीसी के पेपर क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हो, आपके जानने वाला कोई कर रहा है, तो उसके साथ में वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे सब्सक्राइबर गेन करवाइए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि मैं आपके लिए और भी बेटर कर सकूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करी जाती है। 7800 रुपये की राशि X% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 10,381.80 हो जाती है। ठीक है, 10,381.80 ये हो जाती है। फिर क्या बोल रहा है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है तो समान राशि पर X प्लस 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए मैं क्या करूँगा सीधा भाई, यहाँ पे 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार, जो ब्याज की गणना है ना 8 महीने के आधार पर कर है, और 7800 क्या है उसके पास में धनराशि है। तो देखो 7800, अब बोल रहा 2 साल की, तो 8 महीने की 7 करूँगा तो कितने हो जाएगी, 3 साल भाई 24 महीने हो रहे हैं ना, क्या हो रहा है 2 साल में 24 महीने, 2 साल में 24 महीने, तो 8 का भाग दूँगा 3 मिलेगा मेरे को। तो दर को मैं क्या मानूंगा 100 प्लस का x बटा का 100, ये हो जाएगा क्यूब कर दूँगा इसकी। ठीक है, और इसको बराबर किसके बराबर है, क्या प्राप्त हो मेरे को 10,381.80 मिल रहा है। अब देखो यहाँ से जो 7800 ये नीचे चला जाएगा, तो 100 प्लस का x का क्या हो जाएगा होल क्यूब बटा ये 100 भी क्यूब में, ये बराबर इसको 10,000, तो 381 पॉइंट कितना है 80 है, और बटा में क्या है यहाँ पे, बटा में क्या है 7800, क्या है यहाँ पे 7800। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में जिस हिसाब से सोच आपकी क्या करिए, ज्ञान कीजिए, यहाँ से 1 जीरो उठाऊँगा, मतलब 10 उठाऊँगा, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ेगी, 2 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो मैं क्या करूँगा इसको काट दूँगा और 1 जीरो यहाँ पे बढ़ा दूँगा, तो ये हो जाएगा कितना 78,000 हो रहा है। कितना हो रहा है 78,000 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो इधर की तरफ आपको 100 दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, देखो यहाँ पे 100 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एक, अगर मैं यहाँ से 78 से काट दूँगा तो मेरे को क्या मिल रहा है 3 जीरो मिल रही है, और यहाँ पे घात क्या है, घात कितनी है भाई यहाँ पे 3 है, यहाँ पे घात 3 है ना यहाँ पे। तो देखो अगर आपको इमेजिनेशन करना है तो यहाँ पे घात 3 है, तो यहाँ पे 10 आना चाहिए, यहाँ पे 10 आना चाहिए, उसकी पावर अपन 3 करेंगे तब घात मेरे को यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या आएगी जिसके लास्ट में 0 होगा, तो इसको यहाँ पे 0 आंसर जो 0 आएगा वो हर वाले 0 को कैंसिल कर देगा। ये मतलब भाई इमेजिनेशन करके करना सिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम में आपको किस तरीके से इमेजिनेशन करना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, फिर हम यहाँ पे देखो 78 उठाना मेरे को, तो जो ऊपर संख्या दी है उसमें क्या करूँगा 78 का मैं भाग दूंगा, उसमें मैं 78 का भाग दिया ना, तो यहाँ पे तो नीचे मेरे को मिल गया 1000, कितना मिल गया मेरे को 1000 मिल गया, और यहाँ पे बस से भाग दूंगा ना, तो मेरे को मिल जाएगा 9261, कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे जैसे मैंने भाग दिया
तो मेरे को सॉरी एक कितना मिल गया मेरे को 1331 मिल गया। कितना मिल गया मेरे को यहाँ पे 1331, यानी 78 कितने पर भाग गया 1331 पर भाग गया। और यहाँ पे देखो अगर ये अब ये संख्या अपने को यहाँ मिल रही है, ये क्या है ऊपर में जो दिया हुआ है 11 का क्यूब है और नीचे क्या है 10 का क्यूब है, तो एक्स की वैल्यू क्या पे आ जाएगी 10। क्या मान लेंगे अपने यहाँ पे ऑटोमेटिक 10 आ जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा 110 और नीचे आ जाएगा 100 और इसका क्या रहेगा क्यूब, और ये क्या है बराबर में, तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट गई, बराबर हो गया ना। तो यहाँ पे जो आर अपना एक्स मान के चले थे उसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 10। भाई एक्स तो क्या था 8 महीने का था, तो 8 महीने की वैल्यू 10 थी, तो अपन क्या निकालेंगे 12 महीने की निकालेंगे दोबारा। अब ये बोल रहे हैं यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर कर जाती है तो मतलब 6 महीने का निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा 6 महीने का निकालना है। तो उसके लिए देखो पहले क्या करूँगा मैं 12 महीने का निकाल लिया मैंने, 4 दूनी का 8, 4 के 12, 3 से, तो 12 महीने की दर कितनी आ गई यहाँ पे ब्याज की 15% आ गई। अब ये बोल रहा है तो समान धनराशि पर x + 5%, तो इसमें 5 और जोड़ दो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब अर्धवार्षिक करूँगा तो दर कितनी हो जाएगी फिर वापस 10 हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो समान धनराशि पर x + 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का। तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करवाना 10 तो 6 महीने की दर हो गई। फिर यहाँ पे वही चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र 10 + 10 कितना हो जाएगा 10 + 10 इंटू 10/100। तो देखो यहाँ 1 0 कट जाएगी तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 21 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ जो मान मेरे को जो मूलधन क्या है जो 7800 की राशि है उसका 21% क्या है 7800 की राशि का 21%, जो कितना हो जाएगा 1638 रुपये हो जाएगा। तो आंसर यहाँ 1638 है। देखिए अब बात करेंगे यहाँ पे PQRS केंद्र O वाले एक वर्त में स्थित एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखिए अपने को क्या निकालना है, एक वर्त क्या बनाना अपने को, एक वर्त का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना अपने को, एक वर्त का यहाँ पे निर्माण करना है। ये वर्त का निर्माण यहाँ पे हो गया। अब देखिए अब किसका निर्माण करेंगे, अब अपना निर्माण करेंगे इसमें चतुर्भुज का। किसका, इसमें अपना निर्माण करेंगे। देखो ये तो हो गया अपना वर्त। अब वर्त होने के बाद में अब बात करेंगे इस पर, अब बात करेंगे इसमें आयत। देखो इसके अंदर क्या बनाना मेरे को, एक यहाँ पे एक ऐसी आकृति बनानी है जो इसकी ठीक है, ये बन गया। अब ये बोल रहा है एक वर्त में स्थित एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये तो देखिए अपन ने आकृति बनाई है, एक वर्त है PQRS, तो ये PQRS क्या होगा, ये चतुर्भुज हो गया। और ये क्या है जिसके यहाँ पे O केंद्र हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है PQR और अब देखिए दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज में जो ये कोण होते हैं दूसरे, इनका योग क्या होता है 180 होता है। आमने सामने कोण योग 180 होता है। PQR है तो PQR कौन सा, ये वाला कोण हो गया PQR है, ये वाला हो गया, ये वाला PQR हो गया। अब बोल रहा है और PSR, तो PSR ये हो गया। दोनों का अनुपात क्या है 11:17। अब 11:7 है, 11:7 है तो टोटल मान क्या है 18, टोटल अनुपात क्या हो जाएगा 18, 18 मान 180 है तो 11 निकालो तो 110, ये तो कितने का आ जाएगा PQR तो 110 का आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितने का 70 का आ जाएगा। अब ये बोल रहा है PQ मतलब ये बोल रहा है PQ और जो QR ये दोनों बराबर है। अब तो OPQ ज्ञात करवा रहा है, क्या ज्ञात करवा रहा है OPQ ये ज्ञात करवा रहा है। अब इसके लिए मेरे को देखिए क्या करना पड़ेगा, अब ये यहाँ पे जो दिया हुआ है ना इसका केंद्र, ये केंद्र कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, मतलब केंद्र इसका ऊपर की तरफ है और ये कि यहाँ पे एक भुजा सीधी हो जाएगी। मैं यहाँ पे निर्माण नहीं कराया है, 1 मिनट इसको मिटा देता हूँ मैं, उसके बाद में यहाँ पे इसके एक केंद्र ये यहाँ पे दिया हुआ है। मान लो ये केंद्र इसका यहाँ पे क्या है O है, और जो इसकी देखो यहाँ से एक भुजा ये गई और एक गई ये, और उसके बाद में एक त्रिभुज का निर्माण होगा ये। अब यहाँ से ये भुजा देखो एक इसका जो क्या दिया हुआ है, इसका अपने को दिया हुआ है 110 दिया हुआ है, PQR 110 दिया हुआ ना अपने को। तो इसके बाद में दोनों ये देखो दोनों भुजाएं बराबर दी हुई है, तो बच के कितने दो कोण और मान कितना बचा 70, तो ये 35 का हो जाएगा और ये भी 35 का हो जाएगा, दोनों कोण 35 का हो जाएंगे। अब देखो अब इसको बात करेंगे किस वाले, इस त्रिभुज की अपन इस वाले से बात करेंगे। ठीक है, देखो अब ये जो चाप है PQ चाप द्वारा शीर्ष पे बनाया कोण 70 है, तो केंद्र बनाए गए कोण कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या त्रिज्या है, ये त्रिज्या है OR और OP तो क्या दोनों त्रिज्या है, तो यहाँ पे जो कोण बढ़ेगा, यहाँ पे जो कोण बढ़ेगा ना ये कोण और ये कोण क्या होगा समान होगा। जो 140 का अंदर का कोण होगा ये केंद्र पे, तो ये बच गए कितने 40 के 2, तो ये हो जाएंगे 20 का, ये 20 और 20 का,
तो 20 जो प्लस में कर दूंगा मैं 35, तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 55। 55 कौन से कौन प्राप्त होगा मेरे को, यहाँ से चलूँगा मैं ओ पी और आर, तो टोटल जो ये यहाँ पे जो प्राप्त होगा 20 प्लस 35, तो यहाँ पे 55 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, व्यंजक 81 की पावर 0.16 गुणा 3 की पावर 0.36 का मान ये ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो 81 रूप में 3 की पावर में लिख दूंगा सीधा, तो 3 की पावर क्या है ये, 3 की पावर क्या है ये 4 है, तो 4 इंटू 0.16 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर क्या है 0.36 है, तो यहाँ कुल मिला के प्राप्त हो जाएगा मेरे को 3 की पावर 0.64 गाते आधार समान और गाते जुड़ जाएंगे 0.36 है, क्या 0.36 है। अभी मैं जोड़ूंगा तो 3 की पावर 1 मिल जाएगा, तो इसका आंसर के मिला के कितना हो गया 3 हो गया, यानी काम करने की आपको जरूरत ही नहीं है। ये बोल रहा है किसी संख्या के 1/8 42 का आधा, 42 का आधा आपको पता है 21 होता है, 21 से 12 कम है, 12 कम क्या है किसी संख्या का 1/8, कोई संख्या है उसका 1/8, ठीक है 12 कम है। अब तो देखो यहाँ पे कितना मिल गया 9 मिल गया, और बराबर x, और यहाँ पे जो 8 है उसको भी मैं गुणा करूँगा यहाँ पे, तो कितना प्राप्त होगा x बराबर मेरे को 72 प्राप्त होगा। बोल रहा है उस संख्या का 1/4 और कर दे, इसका कितना प्राप्त होगा 1/4 करूँगा, तो 1/4 कर दिया मैंने इसका, तो 8 चौक 72, तो कितना प्राप्त होगा मेरे को यहाँ पे 18 प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, चलो नाव चला सकते हैं, और उसके बाद धारा की जो चाल दी हुई है 5/6 दी हुई है मीटर प्रति सेकंड, तो इसको मैं किलोमीटर में चेंज कर दूंगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा 18, मतलब किससे 18/5 है, तो 5 से ये कट गया और ये कितने पर 3, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी किसकी स्पीड हो गई धारा की। अब बोला धारा की विपरीत दिशा में, तो देखिए दोस्तों जब धारा की विपरीत दिशा में जाता है ना तो स्पीड क्या हो जाती है कम हो जाती है, वैसे इसकी स्पीड थी शांतल में 11 और विपरीत दिशा में जा रहा, तो धारा की स्पीड 3, तो 11 - 3 करूँगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है 36 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, अब स्पीड कितनी होगी इसके पास में 8 की हो गई, तो 4 घंटे तो पूरे पर हो गए, और उसके बाद में 4 और आधा घंटा हो गया, तो 4.30 यानी 4 घंटा और 30 मिनट यहाँ पे आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, के का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसे 6 अंकों वाली संख्या 24 31 2 के में के स्थान पर रखने से यह संख्या 6 से क्या हो जाएगी विभाज्य हो जाएगी। के का अधिकतम मान ज्ञात करवा रहा है। देखिए दोस्तों संख्या 6 से जो वही संख्या विभाजित होगी जो 3 और वह 2 से क्या होगी विभाज्य होगी, 3 वह 2 से क्या होगी विभाज्य होगी। तो देखो यहाँ पे आपने क्या करूँगा 2 के विभाज्य के लिए, तो यहाँ पे जितने अपने पास में ऑप्शन है वो सब आ सकते हैं यहाँ पे 2 से विभाज्य के लिए, तो ये तो बात हो गई सिस्टम। इकाई के अंक से अपने 2 के विभाज्य वाला सूत्र फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे तो सब सूत्र यहाँ पे 2 के लिए तो फॉलो हो रहा है। अब बात करें किस पे 3 से, तो 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए 2 है यहाँ पे, 2 + 4 + 3 + 1 + का 2, 4 2 6 3 9 9 और 1 10 और 2 12, ठीक है। अब प्लस में के है, अब 12 भी 3 से विभाजित है, लेकिन अधिकतम मान ज्ञात करवा रहा है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर मैं 12 में 0 जोड़ूंगा तो 12 प्राप्त होगा, अधिकतम मान नहीं होगा। फिर 4 जोड़ूंगा 16 जो 3 से विभाजित नहीं, 8 जोड़ूंगा तो 20 जो 3 से विभाजित नहीं, लेकिन उसमें 6 जोड़ूंगा 12 में तो 18 प्राप्त होगा मेरे को, तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। और न्यूनतम पूछता तो 0 हो जाता। अब यहाँ पे दिया यहाँ पे दिया हुआ है 11 15 20 और 30 में से प्रत्येक में से क्या है x k को घटा रहा है, और इस क्रम में जो संख्याएं प्राप्त होंगी क्या होंगी समानुपाती होंगी, क्या होंगी संख्याएं आपस में समानुपाती होंगी। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे अपन 11 - का k इंटू 30 - का जो k जो समानुपाती सूत्र अप्लाई होता है वो मैंने यहाँ पे 15 - का k कर दिया, और इसको 20 - का यहाँ पे k कर दिया। अब इसको अब मैं सोल्व करूँगा, क्या करूँगा इसको मैं, इसका जैसे मैं सोल्यूशन करूँगा तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, इसका मैंने क्या कर दिया सोल्यूशन किया, तो सोल्यूशन करने पे मेरे को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 330 कितना 330 - का 41k बराबर 300 - का 35k, ठीक है 35k यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे 30 बराबर 6k, और k की वैल्यू क्या प्राप्त हुई मेरे को यहाँ पे 5, k की वैल्यू, अब k की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे k पे यहाँ पे पहला मान क्या प्राप्त होगा मेरे को 5 दूनी 10 रख दो 12 वह और यहाँ पे हो जाएगा इतना 75। इसका क्या निकालना मध्यानुपाती, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को 12 इंटू क्या करना पड़ेगा
75 और इसका क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा बराबर x। तो इसका मध्य अनुपात मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो देखो अभी यहाँ पे इसका रूट करेंगे अपन, तो यहाँ पे रूट करने पे मेरे को क्या प्राप्त होगा, देखो 12 में से निकाल दिया मैंने, क्या 2 निकाल लिया, 12 में से 2 निकाल लिया, और जो 75 है उसमें से निकाल लिया मैंने 5, और बाद में क्या निकल आएगा, 3 और निकल के आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा x के, किसके, x के। तो यहाँ पे क्या मान होगा मेरे को, 30 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 74 दिया हुआ, क्या है 74 है, एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर पर 3 से 1/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और समान धनराशि पर 12% वार्षिक की दर पर 5.5 वर्ष में साधारण ब्याज में जो अंतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1840 दिया हुआ है। तो देखो 15% की दर है और 3 से 1/3 वर्ष में दिया हुआ है, तो 3 वर्ष का सीधा सीधा जोड़ूंगा, 15 15 15 3 तो 45 तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा, और 1/3 और करूँगा तो 5 और प्राप्त हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा इसका, इस कौन से का, इसका मेरे को प्राप्त हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट का, दूसरे का मेरे को जो ये वाला है, इसके 12% में जोड़ूंगा 60% एक साथ मेरे को प्राप्त हो गया, और 1/2 जोड़ दूँ 6 हो जाएगा, यानी 66 हो जाएगा। 1 तो प्रतिशत मेरे को 50% हो रहा है, 66% हो रहा है, तो यानी 16% है, उसका मान क्या है मेरे को 1840 प्राप्त हो रहा है। तो धनराशि मेरे को निकालनी है। तो देखो अभी यहाँ से जो संख्या कट रही है, काटो, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 8 के 230 हो गए, 115 पर हो गया, और 115 इंटू 2 और हो जाएगा 11,500 यहाँ पे मूल राशि प्राप्त हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन कितना होगा, तो अर्धगोला है उसके आयतन सूत्र होता है कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ 2/3 कर देंगे, पाई अपने सूत्र में दिया, तो उत्तर में दिया, सॉरी उत्तर में दिया होता है, ऐसे कैसे रखेंगे, पाई का मान नहीं रखेंगे और आर का मान रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आर का क्यूब करेंगे तो 27 प्राप्त हो जाएगा। 3 से काट दो, ये तो 18 पाई मेरे को यहाँ पे आंसर मिल गया, 18 पाई सेमी क्यूब हो जाएगा आयतन का मान। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है किसी घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई 12 सेमी है, विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, घन का जो विकर्ण होता है मैंने पढ़ाया था आपको, कितना होता है √3 इंटू भुजा बराबर क्या दिया, 12 दिया हुआ है, तो √3 से मैं इसको काटूंगा तो भुजा बराबर मेरे को क्या प्राप्त होगा, भुजा बराबर मेरे को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 4√3, कितना प्राप्त हो जाएगा 4√3 मेरे को प्राप्त हो जाएगा भुजा बराबर। अब बोल रहा है घन का आयतन के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, घन के आयतन के लिए अपने को करना पड़ता भुजा क्यूब करना, 4 का जैसे 4√3 है, इसका क्या करूँगा क्यूब करूँगा, तो 4 का क्यूब करूँगा तो 64 मेरे को प्राप्त हो जाएगा, और √3 का क्यूब करूँगा तो 3√3 मेरे को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 64 गुणा 3 कर दूंगा मैं, तो 192 में √3 मेरे को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी चट्टान पर बैठा एक प्रेक्षक, क्या किसी चट्टान पर बैठा एक प्रेक्षक किसी नाव को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो एक समान चाल से तट पर प्रेक्षक के ठीक नीचे स्थित किसी बिंदु की ओर आ रही है। 10 मिनट बाद नाव का क्या अवनमन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। नाव द्वारा तट तक पहुंचने में लगा कुल समय क्या होगा। देखिए पहले क्या था 30 डिग्री, तो देखिए दोस्तों तो कोण हमेशा अगर छोटा है तो दूर बढ़ेगा, तो ये क्या है 30 डिग्री का है। अब ये बोला बाद में कितने का होगा 60 डिग्री का होगा। भाई ऊंचाई तो फिक्स थी, तो ऊंचाई मैंने क्या मान ली h मान ली, इसकी ऊंचाई मैंने क्या मान ली h मान ली। अब जो 30 के सामने किसी वाले की काम बात करें अपने, जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये, इसकी बात करें, जब ये 30 के सामने का h है तो यहाँ पे क्या बड़ा कोण कितने का बनेगा 60 बनेगा, तो 60 के सामने कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अपन बात करें तो √3h हो जाएगी, कितनी हो जाएगी √3h हो जाएगी। अब बात करेंगे किसके साथ, अब अपन बात करेंगे छोटे वाले की, किसकी छोटे वाले की, कौन से की, ये वाले की। इसमें नीचे वाला कोण कितने दिया 60 डिग्री का दिया, 60 डिग्री का दिया हुआ है। जब और ऊपर वाला कितने का बन गया, फिर 30 का बन गया, कितने का बन गया 30 का बन गया। जब ये 30 का बन गया ऊपर वाला, ये जब ये 30 का बन गया तो देखो अब 60 के सामने की संख्या दी h, तो 30 के सामने √3 का भाग दे देंगे, तो ये जो यहाँ पर ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, इसी इतने से की लंबाई कितना हो जाएगी h/√3 हो जाएगी। तो देखो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अभी बोल रहा है कि नाव द्वारा तट पर पहुंचने कुल लगा समय है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कितनी देर में आया ये देखते हैं अपन, कितनी देर में आया 10 मिनट में आया। अब दूरी कितनी थी, तो दूरी के लिए अपन √3h मैं से क्या कर दूंगा h/√3 कम कर दूँगा, कितनी देर में आया था ये 10 मिनट में आया था। तो देखो 2h/√3 करूँगा तो क्या हो जाएगा 10 और 2 से काट दो ये 5 पर हो जाएगा, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 5√3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5√3 ऊंचाई यहाँ पे अपने को मिल गई, 5√3 ऊंचाई मिल गई। अब देखिए अब ये 5√3 मेरे को ऊंचाई मिल गई, इसका मान कितना आ गया 5√3, कितना आ गया ऊंचाई का मान 5√3 आ गया। मेरे को ऊंचाई से क्या काम है, ऊंचाई से मेरे को काम ही नहीं है भाई। ये तो मान मेरे को किसका दिया हुआ है, टाइम का मान दिया हुआ है, तो ये तो मैंने कैलकुलेशन ही गड़बड़ कर दी। क्यों गड़बड़ कर दी मैंने, तो भाई मान लिया 10 का, जब ये 10 तो मान दिया ही नहीं था, तो ऊंचाई का मान यहाँ पे आएगा नहीं, तो ये तो क्या है गलत है, तो इसको तो हटाओ भाई यहाँ से।
गलत कैसे लिख दिया। तो ये इस तरीके की चीज़ें क्या आती है, आपको हल्की चीज़ें क्या ध्यान में रखना ज़रूरी है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। अब देखिए, अब बात करूँगा मैं भाई, अब ये बोल रहा है, अब देखो यहाँ जो आपको ब्लैक पेन, अभी देखो मेरा जो कर्सर चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसकी मैंने क्या माना था, तो ये एच दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 के सामने का एच, 30 के सामने की संख्या कितनी हो जाएगी, h/√3। तो यहाँ पे जो ब्लैक है ना, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई h/√3 है। कितनी है, h/√3 है। अब यहाँ पे इसको h/√3 की तो दूरी तय करनी है अपने को, टाइम कितना लगेगी, जबकि √3 h माइनस का h/√3 को टाइम करने में कितना टाइम लिया इसने, 10 मिनट का टाइम लिया। कितना लिया, 10 मिनट का इसने टाइम लिया। अब जैसे मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे को कितना टाइम लेगा, जो ये h/√3 है इसको कितना ले रहा है, 5 मिनट का टाइम ले रहा है। कितने का ले रहा है, 5 मिनट का टाइम ले रहा है। अब देखिए, जब ये कौन सी, देखिए अभी आप ध्यान से देखिए कर्सर पे, जो ये रेड रेड कर्सर चल रहा है, इस दूरी को इसने कितने देर में तय करी थी, 10 मिनट में। और जो ये ब्लैक कर्सर है, यहाँ पे जो ब्लैक कर्सर है, इसको दूरी को तय कर कितने में कर रहा है, 5 मिनट में। तो यहाँ पे इसको जोड़ूंगा मैं और इसको जोड़ूंगा दोनों को, तो कितना प्राप्त होगा मेरे को, 15। यानी टोटल जो अभी इसको लाल वाले को और इसको ब्लैक वाले को जोड़ूंगा तो क्या पहुँच जाएगा, ये किसके पास पहुँच जाएगा, ये वहाँ पे चट्टान के पास पहुँच जाएगा। तो कितने मिनट लग गए टोटल, इसको 15 मिनट लग गई। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया, तो आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन मिले आपको। मैं आपसे यही मांग रहा हूँ, और बाकी तो आप देखते रहिए वीडियो। अब देखो, गरीबी रेखा की जो अवधारणा पर चर्चा करते वाले, चर्चा करने वाले प्रथम राजनीतिक व्यक्ति या हस्ती कौन थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने सबसे पहले जो भारत के ऐसे व्यक्ति थे, अर्थशास्त्री मान लो, जो इन्होंने गरीबी पे क्या किया था, विचार किया था। भारत की गरीबी के ऊपर इन्होंने विचार किया था, और विचार करने के संबंध में इन्होंने गरीबी रेखा की अवधारणा की चर्चा भी इन्होंने करी थी। सबसे पहले जो दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पे करी थी इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, आंसर ये आपको दिया हुआ दादा भाई नौरोजी। मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। देखो, एक त्रिभुज के आधार की जो लंबाई है, आधार है एक त्रिभुज है, उसके आधार की लंबाई क्या मान ली मैंने, L मान ली। संगत ऊंचाई क्या मान ली मैंने, ये त्रिभुज है, संगत ऊंचाई क्या मान ली, 6 मान ली। 6 मान ली तो संगत ऊंचाई मैंने क्या मान ली, 6 मान ली। अब ये बोला 6 सेमी अधिक है, क्या है, 6 सेमी अधिक, 6 नहीं है भाई, 6 सेमी अधिक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या माननी पड़ी, 6 सेमी अधिक है। तो देखो, ये तो हो गई ऊंचाई है, तो क्या हो जाएगी, L + 6 हो जाएगी। संगत, जो एक त्रिभुज के आधार की जो लंबाई है संगत ऊंचाई से, क्या सॉरी, यहाँ पे पूरा सिस्टम ही अपन ने संगत। अब देखिए, आपको क्या है, क्वेश्चन जब पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो आप ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो लंबाई है, क्या है, बोल रहा है आधार की जो लंबाई है संगत ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, संगत h मान लिया अपन, ऊंचाई से 6 सेमी दी, यानी h + 6 हो गई। अब बोला त्रिभुज क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार, आधार क्या है, h + 6 है, इंटू h है, और बराबर क्या है, 108 है। 2 से इसको गुणा करूँगा तो h + 6 इंटू h बराबर क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, आप मैंने इतना कर दिया ना, इसके आगे मेरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको अभी क्या करेगा, क्वेश्चन ही सोल्व करेगा। इसको क्या करेगा, इसको क्वेश्चन ही सोल्व करेगा। अब कैसे सोल्व करेगा क्वेश्चन, अब यहाँ पे आधार की लंबाई की बात कर रहा है, यानी h + 6 की बात कर रहा है। h + 6 का मान रखो यहाँ पे, उससे 6 कम करें। जैसे अब अपन अलग अलग मान यहाँ पे लेके चलेंगे। अब मैंने सीधा ऑप्शन से लेके चलूंगा ना, मान लो मैंने 12 मान लिया, h + 6 का मान, तो 12 6 72 ही होता है। h का मान तो 6 है ना, तो 12 6 72 होता है, तो नहीं जमेगा ये। इसके बाद 216 आना चाहिए, 27 मान लिया मैंने, तो 27 में 6 कम कर दूंगा तो 21 प्राप्त होगा, तभी मेरे को नहीं मिल रहा। अब वो 21 × 27 करूँगा तो 1 आएगा 7 आता है, यहाँ 1 आएगा 6, 9 से भी ये नहीं हो रहा, 9 × 18 हो रहा है। अब 18 सेमी है, तो इसका मान जैसे 18 आया, इसमें 6 कम कर दूँ 12, तो 18 × 12 कराऊंगा तो क्या मिल जाएगा, 216। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए, 30 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहे, किसी बच्चे को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। ये क्या है, ये 30 मीटर ऊंची है, ये एक बच्चा खेल रहा है, 30 मीटर ऊंची क्या है इसकी, ये ऊंचाई दी हुई है। ये व्यक्ति भूतल पर खेल रहे हैं, किसी बच्चे को 30 डिग्री का ये इसका कोण है। अवनमन कोण, कोण को यहाँ पे जेड आकृति बन जाती है, इसलिए क्या है, यहाँ कोण लो या यहाँ पे लो, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पे हमेशा अपने को क्या ध्यान रखना है कि उन्नयन अवनमन कोण आ रहा है, तब इसको अपने को उन्नयन कोण नहीं पढ़ना है। अब ये बोल रहा है 30 मीटर है, अब ये कितना होगा, 60 हो गया। अब ये जब 30 के सामने ही 30 है, तो 60 के सामने की हो जाएगी 30√3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 30√3। तो ये बोल रहा है बिंदु मीनार जो पाद बिंदु और इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 30√3। यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, 2 संख्याओं का योग क्या है, 72 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात कितना है,
3x 3:5, तो क्या ये संख्या 3x हो गई, प्लस का ये संख्या हो गई 5x, दोनों का योग क्या है, 72 है। तो यहाँ हो जाएगा 8x, 8x क्या है बराबर 72 है, 8 नाम का 72 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 9 मिल जाएगा। तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर देके दोनों संख्याओं के बीच अंतर अपन किसकी बात करेंगे, अंतर की। देखो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या है 9 आ गई, फिर यहाँ पे जिनका अंतर है दोनों के बीच में क्या है 2x का अंतर है, क्या है 2x का अंतर है, तो 2x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू रख दी 9, 2 नाम का 18, दोनों संख्याओं के बीच में क्या हो जाएगा अंतर है 18 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 25 संख्याओं का औसत क्या है 48.2 है, 48.2 है, तो मैं क्या करूँगा 25 इंटू क्या कर दूंगा 48.2 कर दूंगा, 48.2 कर दिया मैंने 25 इंटू, तो मेरे कितना मिल गया 1205, कितना मिल गया मेरे को 1205 मिल गया। अब बोला 10 संख्याओं का औसत कितना है 47 है, तो कितना हो जाएगा 417। फिर बोल रहा अंतिम 12 संख्या का औसत क्या है 49 है, अंतिम 12 संख्या का औसत कितना 49 है, तो कितना हो जाएगा 588। तो इनका क्या टोटल हो जाएगा कितना 10 संख्या एक है और 12 एक है, टोटल संख्या कितनी है 22 हो जाएगी। 22 संख्याओं का अपन योग करेंगे, उनका मान कितना हो जाएगा 10,1018 हो जाएगा। तो 1200 जो मेरे को कितने मिले थे 1205 से 1205 मिले थे, उसमें से मेरे को 1018 क्या करना माइनस करना, 1018 में माइनस कर दिया तो 147 मिल जाए। अब बोल रहा है कि 49 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 58 और गुणंतर, क्या बोल रहा है 58 गुणंतर और शेष कितनी संख्या बच गई थी अपने पास में 3 संख्या बच गई थी, और 3 संख्या में योग कितना था 147 था। अभी 58 और गुणंतर में जोड़ूंगा, 58 और गुणंतर कितना था 127, कितना था 127, तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा 274 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 274 हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा ना। अब आपने पास की संख्या की दो संख्या था 58 गुणंतर और शेष बच गई थी, यहाँ पे 3 और बच गई थी, तो कितनी संख्या हुई 5, तो 5 दिया 5 बचे 55, कितने बच गए यहाँ पे बच गए कितने भाई, यहाँ पे 2 बच गए 24, 5 चौक 20 और 54.8 यहाँ पे अपने को प्राप्त हो जाएगा, यानी इसका आंसर 54.8। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ए और बी किसी कार्य को 18,750 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी इस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से भी इस कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको पहले बताया था कि आपने को अगर मजदूरी का आवंटन करेगा तो मजदूरी का आवंटन किस में करा जाएगा, हमेशा क्षमता के अनुपात में किया जाएगा, मजदूरी का आवंटन क्षमता के अनुपात में यहाँ पे किया जाएगा। अगर क्षमता समान है तो फिर उनके वर्किंग डे के अनुसार किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए कितने दिन में कर रहा है, ए 20 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में कर रहा है, और सी की सहायता से ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब तो देखो यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेनी है मेरे को जो इनका क्या हो 20, 30 और 8 का क्या हो एलसीएम हो, क्या हो जाएगी वो 120 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 120 हो जाएगी। अब देखो अभी 120 से करूँगा, ए एक दिन में कितना कर रहा है 20 दिन में कर रहा था, एक दिन में 6 काम कर रहा है। अब तो बी कितना कर रहा है, बी कर रहा है 4, और यहाँ पे देखो यहाँ पे मिल के 15 दिन में तीनों ए प्लस बी और प्लस सी, इनकी क्षमता क्या है 15 है, तो सी के लिए क्षमता कितना हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब बोल रहा है सी को उस कार्य के अनुपात में कितना भुगतान किया जाना चाहिए। तो देखिए इस क्षमता के अनुपात में अब इनकी क्षमता मैंने निकाल ली, ए की क्षमता 6 आ गई, बी की क्षमता 4 आ गई और सी की क्षमता 5 आ गई। अब टोटल क्षमता क्या है 15 क्षमता का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 18,750, कितना दिया 15 की क्षमता का मान 18,750, निकालना क्या है मेरे को 5 की क्षमता का मान, 5 का बाद दूँ 3 बार और इसको डिवाइडेशन कर दूँ 6,250, मेरे को आंसर यहाँ पे मिल जाएगा जो किसका है सी का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है किरण की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई थी। भाई किरण की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई थी और ये बोल रहा आज किरण की जो आयु है उसकी शादी के समय की जो आयु है उसकी 11/7 गुणी है, और अब से 10 वर्ष बाद में मतलब 20 वर्ष पहले हुई थी, आज मतलब 30 साल का डिफरेंस की बात करें, 10 वर्ष बाद में किरण की आयु कितनी होगी। तो देखिए जब ये बोल रहा है आज किरण की आयु, तो मैंने क्या मान लिया किरण के, अब ये 10 वर्ष बाद ही पूछ रहा है, 10 वर्ष बाद मैंने एक्स मान लिया, क्यों एक्स निकालने मेरे को आसानी होगी, बाद में एक्स का मान निकलेगा सीधा आंसर दे जाएगा, उसमें कुछ मेरे को जोड़ तोड़ना नहीं है। अब ये बोल रहा है एक्स क्या है 10 साल बाद की है और 20 साल पहले की बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा। अब आप पहुँच गए 20 साल पहले में, 20 साल पूर्व हुई थी उस टाइम में। अब उसकी जो आयु है आज किरण की आयु उसकी शादी के समय में आज जो आई थी उसकी 11/17 है, उसकी 11/7 गुणा है, क्या है इसकी मैंने 11/7 गुणा कर दी। ये आयु कब है इसकी आज मतलब प्रेजेंट में, जब किरण की आयु क्या है 10 साल मतलब 20 साल के बाद ये है, तो 20 साल के बाद इन्होंने है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस का 10 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने सोल्व किया तो x मेरे को क्या निकल के आया, इसको जैसे सोल्व किया तो मेरे को x निकल के आया 65, तो क्या हो जाएगी ये कितने साल की हो जाएगी 65 साल की हो जाएगी। मैंने क्या माना था x इसलिए माना था, बाद में मेरे को प्लस माइनस करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। 30 साल की बात कर रहा है, देखो x
तो एक्स को पहले तो 10 साल पीछे ले जाऊँगा, फिर 20 साल बाद में ले जाऊँगा, तो 30 साल का डिफरेंस हो जाएगा। फिर वो उसकी शादी के समय जो आई थी x-30 थी, उसका 11/7 गुणा है, कब है, जब आज 20 साल बाद में। तो 20 साल बाद में करने के लिए +20 करूँगा x+30 में, तो x-10 यहाँ पर मिल जाएगा। इसको सोल्व करने पर इसकी वैल्यू मतलब मिल जाएगी मेरे को 65 मिल जाएगी। अब देखिए ये क्या है, क्वेश्चन 118 नंबर का क्या है, प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या का माध्य क्या है, 12 है। उनमें से एक प्रेक्षण को निकालने पर माध्य क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो निकाला गया प्रेक्षण क्या है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे निकाला गया प्रेक्षण ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब मान लो मैंने क्या मान लिया, एक प्रेक्षण क्या है, x है, प्रेक्षण टोटल x है, अब माध्य क्या 12, तो टोटल प्रेक्षण हो गया 12x, टोटल मान क्या हो गया, 12x हो गया, टोटल मान क्या हो गया, 12x हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है एक उसमें से निकाल लिया, भाई एक उसमें से निकाल लिया ना, टोटल ये था 12x मान। अब इसमें से क्या किया है इसने, 12, तो माध्य अभी भी है, पर प्रेक्षणों संख्या हो गई x-1 हो गई, प्रेक्षणों संख्या क्या हो गई, x-1 हो गई। अब ये x-1 क्यों हुई, प्रेक्षणों की संख्या मतलब ये टोटल क्या हो गया, ये टोटल जब प्राप्त हुआ, जब मेरे को 12x मिल रहा था ना, 12x में से मैंने एक y कम कर दिया, y कोई संख्या थी वो मैंने कम कर दी, जो मैंने निकाल ली यहाँ पे। भाई जब x प्रेक्षण थे टोटल, तो टोटल मान कितना होगा, 12 × x कर दिया, जो टोटल मान प्राप्त होता है। तो टोटल मान में से मैंने एक मान निकाल लिया, जो मान निकाला गया मान क्या है, निकाला गया मान क्या है, y है, वो निकाला गया मान y है। अभी प्रेक्षण मैंने एक निकाल लिया, तो प्रेक्षण बच गया x-1, तो माध्य तो वही है ना 12, तो मैंने 12 को x-1 से गुणा कर दिया। तो देखो यहाँ पे मेरे को जो यहाँ पे मिलेगा 12x माइनस का 12 बराबर 12x और माइनस का y। तो देखो 12x से 12x कैंसिल हो गया, y का मान क्या हो जाएगा, 12, यानी निकाला गया प्रेक्षण क्या था, 12 था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12। अब देखिए एक क्वेश्चन है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक तालिका दी हुई है, नीचे दी गई तालिका 6 वर्षों 2001 से 6 के दौरान एक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित किए गए उम्मीदवारों की संख्या क्या दर्शाती है। 2001 में बैच 2 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 2005 में बैच 5 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या से कितनी है। तो देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, दिमाग का कंसंट्रेशन रखना जरूरी है। बोल रहा है 2001 में बैच 2 में, तो यहाँ पे देखना 2001 बैच 2 में कितने हैं, 125, कितने हैं, 125 है। ठीक है, अब बोल रहा है किसमें, 2001 की बात है। अब बोल रहा है 2005 में, 2005 में आ जाओ, 2001 में बैच में, 2001 में बैच में ये नहीं 125 नहीं 144 है, कितना है, 144 है। अब बोल रहा है 2005 में बैच 5 में, तो 2005 ये रही और बैच 5 ये रहा, कितनी है, 90 की संख्या से कितना अधिक है। 2005 में कितनी आ रही है, 2005 की बात करें तो 90 आ रही है, 90 से कितना ज़्यादा है, 144, 54 ज़्यादा है, तो ये प्रतिशत पूछ रहा है, तो 54/90 गुणा क्या करना मेरे को, 100 करना है। 0 से 0 काट दी, 540 हो गई, 9 के बाद वो 60 पर हो जाएगा। कितना ज़्यादा है, 60% ये ज़्यादा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा समझ में आएगा। जितने पास में मेरी सुविधाएँ हैं उसके हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बेस्ट देने की, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सब्सक्राइबर गेन करवाइए, ताकि मैं भी आपके लिए और भी अच्छा कर सकूँ। और इक्विपमेंट की जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर गेन होंगे, तो मैं आपके लिए और भी इक्विपमेंट इकट्ठे करके और भी क्लियरिटी देना और भी सुविधाएँ प्रोवाइड करवाऊँगा। अगर आप तैयारी करें GDC की, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिए ग्रुप को। और PDF चाहिए आपको पेपर की, तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बरनार्ड के नाम से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप वीडियो देखना चाह रहे हैं डेली, तो आप वीडियो यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाता है डेली 8 बजे। तो उम्मीद कर रहा हूँ और आपसे उम्मीद भी रख रहा हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर गेन करवाएंगे। इसलिए आपकी ताकत है जो है, और मैं अगर आप मेरे सपोर्ट देंगे तो आपके लिए और भी अच्छा करता रहूँगा GK में भी। तो आज के लिए इतना ही है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।